तो हम अपनी फंडामेंटल राइट्स वाली ही चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे और फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या क्या कर लिया है। तो जो रिलीजियस राइट्स हमारे थे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो माइनॉरिटीज़ से डील करते हैं, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो हम लोग जो है पढ़ रहे थे। उसमें आर्टिकल 29 को हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं अपने आर्टिकल 30 की तरफ। तो कंटेंट पे चलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारी ये चर्चा हो रही थी। इसमें जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हम लोग के हो गए थे और आर्टिकल 29 हम लोग ने पढ़ लिया था। अब आर्टिकल 30 को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा ये सवाल आता है कि माइनॉरिटीज़, हु इज़ द माइनॉरिटीज़। तो हमने इसकी चर्चा कल भी कर ली थी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटीज़ डिसाइड होगी, और एक जो है रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटीज़ को हम देखते हैं। और कौन सी माइनॉरिटीज़ हैं उसको कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के तहत जो है राज्य का और केंद्र सरकार का ये अधिकार होगा कि कौन सा तबका माइनॉरिटीज़ है या नहीं। ठीक है, ये भी हमने कल देख लिया था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हाउ टू कंजर्व देयर कल्चर, यानी कि आर्टिकल 29 में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 29 में हमने पढ़ा था कि जो माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं उनको ये प्रोटेक्ट होगा, है ना, कि वो अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं। ये हमारी कहानी थी और हमने इस कहानी को मार्लेमेंटो जो हमारा 1909 मार्लेमेंटो जो रिफॉर्म्स थे उससे जो इलेक्टोरेट सिस्टम जो पनप के आया था बाहर को, और उससे मतलब उसका परिणाम जो है पार्टीशन तक हम लोग को देखने को मिला। एक माइनॉरिटी शब्द जो है इतिहास में एक नया शब्द निकल करके आया। तो उस हिसाब से हमने पूरी कहानी को देखा था कि माइनॉरिटीज़ को भी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको भी अपने कल्चर को जो है कंजर्व करके रखने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को ये दिया है। अब हम आर्टिकल 30 को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप देखो कि हाउ टू कंजर्व देयर कल्चर। आपने आर्टिकल 29 में उनको कल्चर कंजर्व करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन कैसे करेंगे वो अपना अधिकार कंजर्व, तो इसकी चर्चा हमें आर्टिकल 30 में मिलती है। अब अपने जो कल्चर है उसको कंजर्व करके, संरक्षण करके कैसे रखना है, तो टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भाई कोई भी अगर अल्पसंख्यक है, कोई भी समुदाय है, अगर कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उसको बनाने का अगर अधिकार मिल गया, तो उस तरीके से वो अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सकता है। जैसे कोई क्रिश्चियन समुदाय है ना, तो उसको कॉन्वेंट बनाने का अधिकार होना चाहिए। कॉन्वेंट वो अपने मतलब अपने जो है कल्चर को पढ़ा सके, है ना, उसको कंजर्व कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए। तो जैसे खालसा बनाने का अधिकार होना चाहिए, मदरसा बनाने का अधिकार, मतलब टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार हो, है ना। तब इसलिए आर्टिकल 30 क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, मतलब एस्टेब्लिश भी करना है उनको, एडमिनिस्टर भी करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नंबर 1 यानी कि 30 है ना। आर्टिकल 30 का सब क्लॉज, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब वो अगर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं या लैंग्वेज के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, शैल हैव दियर राइट, उनका यह अधिकार होगा, टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दियर चॉइस, वो अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये उनका अधिकार होगा, कोई भी है। तो आई होप आपको आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इशू विद दिस, मतलब इशू इसके साथ क्या होगा। तो देखो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जब उनको ये अधिकार मिला आर्टिकल 30, तो उन्हें लगता था कि वो किसी भी प्रकार से कुछ भी जो है बना करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, अपना जो भी उनके निजी अफेयर्स हैं, अपने मामलों को जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगा होगा, है ना, हमारा स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा तो अधिकार है, हम अपना जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप देखो इसमें ऐसा ही एक फाउंडेशन था, मणिपाल फाउंडेशन। ठीक है, हम अब इससे जुड़े इशू को पढ़ने जा रहे हैं।
तो एक ऐसा ही फाउंडेशन था मणिपाल फाउंडेशन। वो क्या करता था, वेरी हाई अमाउंट डोनेशन जो है वो अपने जो भी उनका इंस्टीट्यूशन था, अपने फाउंडेशन, उनमें जो है वेरी हाई अमाउंट ऑफ डोनेशन जो है लेने लगा था, है ना। तो एक प्रकार से आप यही हुआ था, मतलब ये मणिपाल फाउंडेशन था, इसलिए इस पर आधारित एक केस बना था। केस ये हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, टीएमए पाई, आपको इससे संबंधित ये केस याद रख लेना है, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्टिकल 30 को पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित ये केस आपको याद रखना है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, कुछ भी अपना जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ भी जो है एडमिनिस्टर कर सकते हो, कोई भी मामले आप कर सकते हो। आप एंटी नेशनल काम उसमें नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर होते हैं। तो एंटी नेशनल काम और मतलब इलीगल, ये गलत लिखा है, इलीगल है, इलीगल काम आप इसमें नहीं कर सकते हो, है ना। और आपको इससे संबंधित ये केस भी याद रखना है, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पीटी में पूछ सकते हैं कि ये केस किससे संबंधित है, ठीक है। इस केस के बारे में अगर हम और थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। यह निर्णय अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के अधिकारों और अनुमेय प्रतिबंधों से संबंधित है। ये इसके कुछ की पॉइंट्स मैंने इस केस से संबंधित मैंने नेट से निकाल दिए हैं, तो अगर इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। राज्य के कानून के संबंध में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को निर्धारित करने की इकाई केवल राज्य ही हो सकती है, ठीक है। ये हमने पहली आर्टिकल 29 में पढ़ लिया था। अनुच्छेद 30 और 1 के तहत अधिकार पूर्ण नहीं है, तहत अधिकार जो है वो पूर्ण नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और इस प्रकार यह देश के कानून और संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा शासित होगा। मतलब कि आप जो भी अपना एजुकेशन, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटीज़ को संबोधित करते हुए बात कह रहा हूँ, मतलब ये इस केस में कहा गया था कि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कोई अन्य संविधान के अन्य जो भी प्रावधान है वो उससे जो है प्रभावित हो जाए, ठीक है। या वही काम है कि एंटी नेशनल और इलीगल काम नहीं करना है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। अनुच्छेद 32 का अर्थ केवल यह है कि जहाँ शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी जाती है वहाँ अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी हम आर्टिकल 32 को समझ रहे हैं। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 हमने समझ लिया है, अब हम आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 देख लेते हैं वो क्या होता है। देखो, अब हम एक कहानी देखते हैं। जैसे मान लो स्टेट है, स्टेट के पास मतलब स्टेट के पास जो भी मनी है, जो भी मान लो 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, अब वो चाहे जैसे मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक आबादी है, उसका तबके का एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसको सहायता प्रदान कर रहा है स्टेट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, और एक तरफ मान लो एक माइनॉरिटी तबका है ना, ऐसा नहीं है कि आप मेजॉरिटी को ही अपनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। आपको जितना आप मेजॉरिटी को सहायता प्रदान कर रहे हैं स्टेट, उतना ही आप माइनॉरिटी को भी प्रदान करेंगे। इसलिए ये 32 ये दे रखा है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड, है ना, सहायता प्राप्त करना, एड का मतलब सहायता है, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड डेट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी, है ना, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। अर्थात राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय, जब वो राज्य जो है शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान कर रहा हो, तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुसंख्यक को सहायता प्रदान कर दे और कहे कि नहीं, अल्पसंख्यक को नहीं करेंगे, इससे उनका नुकसान होगा, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है। ये यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब जितना माइनॉरिटी को सहायता प्रदान कर रहा है, उतना ही स्टेट को माइनॉरिटी को भी सहायता प्रदान करनी होगी। ये आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 है, ठीक है। यहाँ तक हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है वो हमने समझ लिया है। आर्टिकल 29 हमारा कल हो चुका था, आर्टिकल 30 आज हो गया है। इससे जुड़ा कुछ और भी मुद्दा है, वो भी हम देख लेते हैं। अब हम जानते हैं आर्टिकल 19 को हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 19 क्या था, ये प्रोटेक्शन, ये क्या था, फ्रीडम, ठीक है, राइट्स ऑफ फ्रीडम से संबंधित आर्टिकल 19 था। इसमें हमने कई आर्टिकल इसमें पढ़े थे, जैसे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, असेंबली वाला ये था, और आपको याद है हमने ये देखा था साम, है ना, ये था साम, ठीक है, साम, और रशिया और पेरिस, रशिया और पेरिस, ठीक है। साम जो है पहले रसिया में रहता था, बाद में वो पेरिस चला गया, ऐसा एक नोमेनिक बना के हमने याद करे थी आर्टिकल 19। साम से ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ए से असेंबली है, ए से एसोसिएशन है, एम से यहाँ पे मूवमेंट है ना, मूव, फ्रीली मूवमेंट, कहीं भी आवाजाही का अधिकार है, और आर से रेजिडेंट, है ना, रिसाइड, मतलब कहीं भी रहने का, सेटल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कहीं भी रह सकता है, उसका अपना अधिकार होगा। ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज ई, ठीक है, 19 सब क्लॉज ई में हमने कहा था, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में ये कहा था, ठीक है। और एफ यहाँ पे इसको समझना है, प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये जो है इसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है। और जी मतलब कि ये रशिया वाला हो गया, और ये पेरिस पी से यानी कि प्रोफेशन, और ये सब हमने आर्टिकल 19 में समझ लिया था। अब यदि हम देखो इसमें एफ को कनेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, मैं एफ को यहाँ से उठा रहा हूँ, यानी कि जब राइट्स टू प्रॉपर्टी को रिपील किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए, ठीक है, ये राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये कौन सा वाला है, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ठीक है, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ये राइट्स ऑफ फ्रीडम वाले अधिकार में ये वाला जो अधिकार है एफ वाला, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसको जब रिपील किया था, इसको हटाया था, किससे हटाया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से, ठीक है। इससे हुआ क्या था, जो माइनॉरिटीज़ तबका था, माइनॉरिटीज़ वाले इससे घबरा गए। क्यों घबरा गए, क्योंकि आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए, इनको लगा कि आप एक तरफ हमें ये अधिकार दे रहे हैं कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना करके अपने कल्चर और लैंग्वेज स्क्रिप्ट को कंजर्व करके रखें, और दूसरी तरफ आप राइट टू प्रॉपर्टी वाला छीन रहे हो। यदि हमारे पास प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति यानी कि ज़मीन जायदाद ही नहीं होगी, तो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे कहाँ पे। तो ये इसलिए माइनॉरिटीज़ वाले घबरा गए, अगर ये रिपील हुआ था तो। यहाँ पे ये बात यहाँ पे समझाई गई है मैंने। अब हाउ कैन इट बी एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वही बात है जो माइनॉरिटीज़ वाले सोच रहे थे, ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं जब आपने राइट्स टू प्रॉपर्टी हमारा छीन लिया अधिकार, अब ये अधिकार है नहीं, मैं आपको बता दूँ, एफ ये हट गया है, ठीक है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए जो है इसमें जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, इसमें इस अमेंडमेंट में क्लैरिफाई किया गया था, इस अमेंडमेंट में ये क्लैरिफाई किया गया था कि क्या क्लैरिफाई किया गया था, इट ensured that the removal of property from the list of fundamental right would not affect the right of minority communities to establish and administer educational institution of their choice। मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम ये रिमूवल हो रहा है प्रॉपर्टी वाला अधिकार, तो हम ये मतलब इससे इंश्योर करते हैं हम कि जो फंडामेंटल राइट है, खासकर जो माइनॉरिटी से संबंधित जो अधिकार हैं, वो इससे अफेक्ट नहीं होगा, इस अमेंडमेंट से वो अधिकार वो नहीं होगा। कौन सा वाला, जो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने वाला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने वाला जो अधिकार है माइनॉरिटीज़ का, वो इससे अफेक्ट नहीं होगा। इस अमेंडमेंट से ये इंश्योर किया जाता है, तो इस अमेंडमेंट में ये किया गया था। तो आई होप यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया है आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे पूरे हुए। आगे हम आर्टिकल 31 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये की पॉइंट्स ही मैंने लिखे हुए हैं सारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है, आपके नोट्स बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।